जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम जो क्लास पढ़ रहे थे, कल का जो हमारा क्लास था वो क्या था? हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। और उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता रखा हुआ है। तो अगर जितने लोग अभी भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे वो पहले सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देख लें, इसके बाद में फिर सेकेंड लेक्चर में आए, है ना। तो आज जो हम पढ़ेंगे, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? भारत में चीनी तिब्बती भाषा परिवार के निर्माण में लाल क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मैंने महत्वपूर्ण तथ्य में बताया था। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अगर देखा जाए हिंदी भाषा के विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, है ना। संस्कृत के बाद में पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत भाषा, इसके बाद में अपभ्रंश भाषा, है ना, इसके बाद में अबहट भाषा, और इसके बाद में जो भाषा आई है वो कौन सी है? हिंदी है। तो हिंदी भाषा का विकास का जो क्रम मैंने आपको बताया था, उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाषा, भारत में यूरोपीय यात्री एक था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में 1498 में प्रवेश किया, भारत में आया। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में, विदेशी जो व्यक्ति थे जो भारत में प्रवेश किए। जैसे हम बोल रहे हैं पुर्तगाल ने 1498 में भारत में प्रवेश किया। अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी में आए, डच 1602 ईस्वी में, और डेन 1616 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांस 1664 ईस्वी में, स्वीडन इसके बाद में है। ठीक है, तो ये सारे क्रम है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी किस भाषा की परिवार है? ठीक है, याद लिख लें, हिंदी किस भाषा परिवार, हिंदी किस परिवार की भाषा है? किस परिवार की भाषा है? ठीक है, तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी है भरोपीय परिवार की भाषा है। भरोपीय इसकी ये भाषा है, ध्यान रखना। हिंदी को भारत में किस वर्ग में रखा गया है? दूसरा जो है, हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो राज्य भाषा के रूप में। किस वर्ग में रखा गया है? राज्य भाषा के रूप में हिंदी को रखा गया। ये पॉइंट भी आप याद रखना। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। ठीक है, याद रहेगा, खड़ी बोली है। ठीक, दूसरा आप लिखो, संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान कौन कौन सी आर्टिकल में है? संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। संविधान में ठीक है, संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान, आर्टिकल संबंधित प्रावधान संविधान में आर्टिकल 343 से 351 के बीच, 343 से 351 के बीच रखा गया है। ठीक है, हिंदी भाषा को आर्टिकल 343 और 351 के बीच में रखा गया। विशेष रूप से याद रखना, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः संरचना, भाषा के आधार पर, पांचवा लिख लो, भाषा के आधार पर राज्य का पुनः संरचना, राज्यों का, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः संरचना। ठीक है, पुनः संरचना कब किया गया? तो 1956 में, याद रहेगा, 1956 में। ठीक है, मध्य प्रदेश 1956 में बना था, ये सबको पता है। भाषा के आधार पर
सर्वप्रथम राज्य कौन से बना? भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। याद रखना, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। विशेष रूप से आप याद रखना, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कितनी हैं? 7वां लिखना, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा, ठीक है, कितनी है? 22 भाषा शामिल है। ठीक है, ये हमारा महत्वपूर्ण तथ्य मैं कुछ आपको बताया। ठीक है, याद रखना। देखो, तमिलनाडु ने सबसे पहले हिंदी का विरोध किया था, हिंदी भाषा का विरोध किया, राष्ट्रभाषा ना हो कह के तमिलनाडु ने सबसे पहले विरोध किया था, और पश्चिम बंगाल में ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो विशेष रूप से याद रखना, उन्हें आप नोट डाउन कर लो, लिख लो अच्छे से और याद करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजें अलग से। सबसे पहले अपने को समझना क्या है वो चीजें आप देख लो, क्या समझना है क्या नहीं समझना है। ठीक है, अपभ्रंश का विकास, सबसे पहले हेडिंग में डालो अपभ्रंश का विकास, यह हेडिंग में डाल लेना। अपभ्रंश का विकास कब हुआ? तो 500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, 500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, अपभ्रंश प्राकृत भाषा का विस्तृत रूप है, याद रहेगा, अपभ्रंश प्राकृत भाषा का विस्तृत रूप है। अपभ्रंश सबसे पहले प्रयोग महाभाष्य में पतंजलि ने किया था, याद रहेगा। ठीक है, अपभ्रंश प्राकृत भाषा का विस्तृत रूप है। ठीक है, अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग महाभाष्य में पतंजलि ने किया था। ठीक है, अब इसके अपभ्रंश के कई साहित्यकारों ने भेद बताए हैं, अलग अलग भेद बताए हैं, व्यक्त किए हैं, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं इसके भेद के बारे में। तो सबसे पहले अपभ्रंश के भेद लिखना, अपभ्रंश के भेद, ठीक है, अपभ्रंश के भेद, और इधर आप लिख लेना क्षेत्र। ठीक है, इधर क्या लिखोगे? क्षेत्र। ठीक, इसके बाद में अपभ्रंश के भेद में पहला जो है वो है सौरसेनी। क्या बताया मैंने? सौरसेनी। ठीक है, पहला क्या है? सौरसेनी, याद रहेगा, सौरसेनी। दूसरा क्या है? पैसाची। ठीक है, दूसरा क्या है? पैसाची। ठीक है, तीसरा क्या है? प्राचंड। तीसरा क्या है? ब्राचंड। ठीक है, तीसरा क्या है? ब्राचंड। ठीक है, चौथा क्या है? खस। ठीक है, चौथा क्या है? खस। पांचवा क्या है? पांचवा भी आप लिख लो, महाराष्ट्री। ठीक है, महाराष्ट्री। छठवा क्या है? छठवा भी आप लिख लो, छठवा भी लिखवा देता हूं। ठीक है, अर्धमगधी। अर्धमगधी। ठीक है, सातवां भी लिख लो, सातवां क्या है? मगही। ठीक है, अब देखो, पहला सौरसेनी में अगर क्षेत्र देखा जाए तो पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी वाले क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है। जैसे हम बोल दें इसके ब्रज भाषा, इसमें अलग अलग मैं आपको करके बता रहा हूं। पहले मैं आपको सौरसेनी में बता दे रहा हूं कि पश्चिमी हिंदी राजस्थानी बोली जाती है, राजस्थानी बोली जाती है। ठीक है, राजस्थानी भी है, और साथ साथ में गुजराती भाषा भी है। कौन सी भाषा है? गुजराती। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक, समझ में आ रहा? गुजराती भी।
अब देखो ब्रज भाषा, इधर आप लिख लेना ब्रज भाषा, ठीक है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा, पश्चिमी हिंदी में आएगा ब्रज भाषा। बुंदेली भाषा, ठीक है, बुंदेली भाषा बोलते भी जा रहा हूं, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप बोलते जा रहा हूं तो उसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। एक है खड़ी बोली कन्नौजी भाषा, ठीक है, कन्नौजी भाषा, कन्नौजी, फिर खड़ी बोली भी आ जाएगा इसी में, है ना। तो ये किसमें? पश्चिमी हिंदी में, मतलब पश्चिमी साइड में हिंदी भाषा में ये भाषा प्रचलित है, ठीक है। राजस्थानी में कौन कौन सी है? तो राजस्थानी में मेवाती भाषा है, ठीक है, मारवाड़ी, जयपुरी, ठीक है, एक तो जयपुरी, ठीक है, मारवाड़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी, ये भाषा भी बोली जाती है, ठीक है। मेवाती भाषा भी है, कौन सी भाषा? मेवाती, मेवाती भाषा भी है, ये भी आप लिख लेना, ठीक है। अब देखो पैसाची, पैसाची में पंजाबी भाषा है, पंजाबी तो सीधा समझ में आ रहा है, कौन सी भाषा है? पंजाबी, ठीक है, पंजाबी तो सीधा समझ में आ रहा है, ठीक। ब्राचंड में अगर देखा जाए तो ब्राचंड में सिंध भाषा बोली जाती है, कौन सी? सिंध भाषा बोली जाती है, ठीक है। खस में देख लो, खस में लिखो आप पहाड़ी हिंदी, ठीक है, कौन सी? पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है, पहाड़ी हिंदी लिख लो आप, पहाड़ी हिंदी। महाराष्ट्री में पहाड़ी हिंदी कौन कौन सी? पूर्वी, मध्य, पश्चिम, है ना। देखो पहाड़ी में कौन सी? पूर्वी हिंदी, मध्य हिंदी और एक और है पश्चिम हिंदी, ठीक है, ये तीनों आ जाएंगे इसमें। महाराष्ट्री भाषा में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्री भाषा में मराठी बोली जाती है, कौन सी? मराठी बोली जाती है, ठीक है। चलो इसके बाद में अर्धमगधी में आ जाओ, अर्धमगही में आ जाओ, तो अर्धमगही में पूर्वी हिंदी, कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये याद रखना पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी कौन कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी भैया अवधी है, ठीक है, पूर्वी हिंदी कौन सी है? अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ठीक है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी, सीजी लिख दे रहा हूं या छत्तीसगढ़ी लिख दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये पूर्वी हिंदी है। अब बचा मगही, ठीक है, इसके बारे में तो इसमें असामिया, अवधी, बिहारी, उड़िया, तो लिख लो आप असामिया, ठीक है, असामिया लिख लो। असामिया के बाद में लिखो अवधी, अवधी लिख लो आप, ठीक है। अवधी के बाद में आप लिखो बिहारी, उड़िया, है ना, बिहारी, उड़िया, ठीक है, या उड़ीसा वाला जो लैंग्वेज है, ठीक है। तो देखो बिहारी में कौन कौन सी भाषा आ जाएगा? तो बिहारी में लिखना भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है, भोजपुरी, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है, ये आप लिख लेना मगही और मैथिली, मैथिली यहां लिख दे रहा हूं, मैथिली, ठीक है, ये समझ में आ गया। सौर सैनी में कौन कौन सी क्षेत्र लग रहे हैं? ये क्षेत्र है, पूरे के पूरे क्या है? ये क्षेत्र है और ये भेद है, अपभ्रंश के भेद है, ठीक है। चल आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया। सौर सैनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ठीक है, और पैसाची में पंजाबी, ब्राचंड में सिंध, ठीक है, खस क्षेत्र बताया, सिंध क्षेत्र में खस लैंग्वेज, पहाड़ी हिंदी बोली जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में महाराष्ट्री, मराठी, अर्धमगधी, पूर्वी हिंदी और मगही, असमिया, अवधी, बिहारी और उड़िया, ये सारे के सारे लैंग्वेज है, ठीक है, क्षेत्र है और ये लैंग्वेज है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद में आपको हेडिंग में डालना आप, है ना, महत्वपूर्ण भाषाएं के अन्य रूप, क्या लिखोगे हेडिंग में? महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण भाषा के
भाषा के अन्य अन्य रूप, ठीक है, अन्य रूप, महत्वपूर्ण भाषा के अन्य रूप, महत्वपूर्ण भाषा के अन्य रूप, ठीक है, जिनमें से हम बोले पहला बोली, पहला बोली और भाषा में अंतर, 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 ठीक है। बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, ये भी समझना है, ठीक है। तो देखो भाषा क्या है, एक तरीके से इन दोनों को समझा देता हूं मैं। ये बोली लिख ले रहे हैं एक साइड, और एक साइड आप लिख लो भाषा, ठीक है। एक साइड हमने बोली लिखा और एक साइड लिखा भाषा। बोली को समझाता हूं, व्यापक क्षेत्र में व्यापक लोगों द्वारा बोले जाने वाली बोली में, बोली को भाषा कहा जाता है, ठीक है। व्यापक क्षेत्र में व्यापक लोगों द्वारा बोले जाने वाली बोली को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। लिख दूं मैं, व्यापक, लिखते चलना आप, व्यापक क्षेत्र में, व्यापक क्षेत्र में, व्यापक क्षेत्र में व्यापक लोगों द्वारा, व्यापक क्षेत्र में व्यापक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, भाषा को बोली कहते हैं, भाषा को बोली कहते हैं, याद रहेगा, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं, इन भाषा का अगर देखा जाए, भाषा, सॉरी ये भाषा है ना, बाय मिस्टेक ये भाषा है, ठीक है। व्यापक क्षेत्र है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं समझा देता हूं अलग से फिर से, ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। भाषा और बोली, देखो एक साइड लिखना आप भाषा और एक साइड लिखना आप बोली, ठीक है। एक साइड भाषा और एक साइड बोली, ठीक है। भाषा को लिखो, व्यापक क्षेत्र में व्यापक लोगों द्वारा बोले जाने वाली बोली को भाषा कहा जाता है, ठीक है। व्यापक क्षेत्र में व्यापक क्षेत्र में व्यापक लोगों द्वारा बोले जाने वाली है ना, बोले जाने वाली को भाषा कहा जाता है, को क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है, ठीक है। भाषा कहा जाता है। भाषा का खुद का क्या होता है, व्याकरण होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, भाषा का एक व्याकरण होता है, भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, भाषा का अपना एक क्या होता है, व्याकरण होता है, ठीक है, ठीक। अब इसमें भाषा में और चीजें, जैसे ये किसे दर्शाता है, राष्ट्रीयता को दर्शाता है, किसे दर्शाता है, राष्ट्रीयता को दर्शाता है, ये पॉइंट याद रखना, दर्शाता है, ठीक है, राष्ट्रीयता को दर्शाता है। और क्या पॉइंट हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल में हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी ये भाषा है ना, भाषा हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, ठीक है, फारसी हो गया, उदाहरण में लिख सकते हैं आप फारसी, ठीक है, ये उदाहरण में आप लिख सकते हैं। व्यापक क्षेत्र में व्यापक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो, भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, राष्ट्रीयता को दर्शाता है, हिंदी और अंग्रेजी और फारसी जैसे करके, है ना। अब बोली को समझो, स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा, लिख लो, स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा
बोले जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। बोले जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है ना। तो ये जो है मैंने आपको बताया भाषा और बोली में अंतर। भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं। बोली स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को ही हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। जैसे बोली में व्याकरण का अभाव होता है। पॉइंट क्या लिखना है, बोली में किसका, व्याकरण का। बोली में व्याकरण का क्या होता है, अभाव होता है। व्याकरण नहीं पाया जाता बट व्याकरण का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक, और किसे, ये राष्ट्रीयता को नहीं क्षेत्रीय को दर्शाता है। ये क्षेत्रीय को किसे दर्शाता है, क्षेत्रीयता को दर्शाता है। ये तो लिख लेना, क्षेत्रीयता को दर्शाता है। ठीक है, क्षेत्रीयता को दर्शाता है ये। ठीक, क्षेत्र में जब बोलते हैं हम ये भाषा, जैसे हम बोलते हैं क्या, खड़ी बोली। जैसे उदाहरण में क्या, खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली। और बोल दें राजस्थानी भाषा भी हो जाएगा, राजस्थानी। ठीक है, याद रहेगा, है ना। तो भाषा और बोली में अंतर आपको समझ में आया, भाषा और बोली में अंतर आपको समझ में आया। चलो, ये पहला था भाषा और बोली में अंतर। दूसरा लिखना आप, दूसरा रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आए, अच्छे से समझना। चीजें अगर गड़बड़ होंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैं और भी चीजें अच्छे से समझा दूंगा। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले भाई, है ना। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल यार एक बार, क्योंकि आपको देखो जितने भी लेक्चर डल रहे हैं वो सारे के सारे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाए। अगर ये आप चाहते हो तो आपको सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, है ना। ठीक, एक मानक भाषा है। दूसरा, पहला बता दिया मैंने, दूसरा मानक भाषा। दूसरा क्या है, मानक भाषा। मानक भाषा का अर्थ होता है आदर्श या प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा, है ना। आदर्श या प्रतिष्ठित, ठीक है। अब देखो ये दो शब्द से आपको सीधा समझ में आ जाएगा। अर्थात ऐसी भाषा जो समाज के आदर्श, प्रतिष्ठित या शिक्षित वर्ग के व्यक्ति के द्वारा बोली जाती है। आदर्श या शिक्षित वर्ग के द्वारा, शिक्षित वर्ग के द्वारा बोली जाती है। शिक्षित वर्ग के द्वारा बोली जाती है। यह पॉइंट याद रखना। मानक भाषा आदर्श या प्रतिष्ठित को दर्शाती है, और ये जो भाषा है मानक भाषा शिक्षित वर्ग के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, शिक्षित वर्ग के द्वारा बोली जाती है। मानक भाषा समझ में आ गया। चलो आ जाओ, तीसरा लिखो, संपर्क भाषा। तीसरा क्या है, संपर्क भाषा। तीसरा क्या है, संपर्क भाषा। ठीक है, संपर्क भाषा अगर देखा जाए, दो भाषाओं को जोड़ने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। क्या बोला मैंने, दो भाषाओं को जोड़ने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, एक है कन्नड़ वाला व्यक्ति, ठीक है, एक है कन्नड़ वाला और एक है उर्दू वाला, तो ये दोनों आपस में बात तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक व्यक्ति को कन्नड़ आ रहा है और एक व्यक्ति को उर्दू आ रहा है ना। तो देखो, अगर इन दोनों को बात करना है तो कॉमन लैंग्वेज, मतलब जैसे अंग्रेजी अगर दोनों से आ रहा है तो दोनों एक दूसरे में बात कर सकेंगे। तो अंग्रेजी क्या हो गया, हमारा संपर्क भाषा हो गया। समझ में आया, ठीक है, अंग्रेजी क्या हो गया, संपर्क भाषा। ठीक है, चल राष्ट्रभाषा समझो, ये तीनों चीजें समझ में आ गया। चौथा लिखो, राष्ट्रभाषा। चौथा लिख लो, राष्ट्रभाषा।
राष्ट्रभाषा। चौथा क्या है? राष्ट्रभाषा। लिखो राष्ट्रभाषा। किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश में अधिकांश लोगों द्वारा, किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में सबसे ज्यादा या देश में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वही हमारा क्या होगा? राष्ट्रभाषा होगा, ठीक है। तो भारत में, किसमें? भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है, ये पॉइंट आप याद रखना। भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है ना। चलो राज्य भाषा लिखो, छठवां, पांचवा है ना, पांचवा राज्य भाषा। पांचवा कौन सा है? राज्य भाषा है, ठीक है। पांचवा कौन सा है? राज्य भाषा है। किसी भी देश के संविधान द्वारा, लिखते चलना, किसी भी देश के संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है वो राज्य भाषा कहलाता है, ठीक है। पहले फिर से बोल दे रहा हूं, किसी भी देश के संविधान द्वारा, किसी भी देश के संविधान द्वारा स्वीकृत, अगर संविधान ने स्वीकृत कर दिया है तो भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है वो राज्य भाषा कहलाता है। भारत में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा स्वीकारा है, या राज्य भाषा उस टाइम से कहलाया जाता है, ठीक है, याद रखना है ना। तो भारत में 14 सितंबर 1949 से राज्य भाषा के रूप में हिंदी को लिया गया है, ठीक है। सरकारी कामकाज में, जो संविधान में अगर स्वीकृत कर दिया गया है, सरकारी कामकाज में राज्य भाषा को लिया जाता है, ये पॉइंट याद रखना। अच्छे से समझा रहा हूं, चीजें समझ लो, बहुत काम की चीज है ये, ठीक है। और एक और पॉइंट है छठवां, अंतरराष्ट्रीय भाषा। क्या बताया मैंने? अंतरराष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय भाषा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय भाषा, ये भी लिख लो, अंतरराष्ट्रीय भाषा। जब किसी क्षेत्र की या किसी देश की भाषा अपनी सीमा से बाहर के क्षेत्र या देश में दैनिक क्रियाकलापों के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बोली जाती है, उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा जाता है, ठीक है। जैसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सा है? अंग्रेजी है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया। एक और भाषा विभाषा। विभाषा लिखो, विभाषा। नेक्स्ट जो है वो है क्या? विभाषा, ठीक है। विभाषा के बारे में अगर लिखना चाहें तो लिख लें। सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से अपना स्तर ऊंचा कर लेती है, ठीक है। जिस क्षेत्र में बोली जाती है, सामाजिक या आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से अपना स्तर ऊंचा कर लेती है और धीरे धीरे वह बोली में साहित्य की रचना होने लगती है, ठीक है। बोली में किसकी रचना हो जाती है? साहित्य की रचना होने लगती है, उसे विभाषा कहते हैं। जैसे अवधी एक लैंग्वेज है, मतलब एक भाषा है, अवधी है ना, बोली है। धीरे धीरे ये अवधी क्या हुआ? धीरे धीरे साहित्य में कन्वर्ट हो गया, साहित्य की रचना करने लगी, है ना। तो इसके उदाहरण में मैं बता देता हूं। एक है अवधी लैंग्वेज, अवधी भाषा, ठीक है। एक भाषा और है जिसका नाम है ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा, ठीक है ना। इसके बाद में है मैथिली, मैथिली भी आप लिख लेना, मैथिली, ठीक है। देखो मैं हर एक का परिभाषा भी बताते चल रहा हूं, समझाते भी रह रहा हूं, तो आप क्या करना, समझाते भी चल रहा हूं, परिभाषा भी बताते जा रहा हूं, तो आप क्या करना, वीडियो को रोक रोक के परिभाषा जरूर लिख लेना, ठीक है ना। तो विभाषा समझ में आया। विभाषा को मैंने बताया जब किसी क्षेत्र की बोली सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से
अपना स्तर ऊंचा कर लेती है और धीरे धीरे वह उस बोली में साहित्य की रचना होने लगती है, उसे विभाषा कहा जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया। उपभाषा लिखो। कौन सी भाषा? उपभाषा। ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उपभाषा के बारे में। ठीक है, उपभाषा किसे कहते हैं वो सारी चीजें आप लिख लो। कई सारी बोलियों को मिलाकर जिस भाषा का निर्माण होता है उसे उपभाषा कहते हैं। कई सारी बोलियों को मिलाकर जिस भाषा का निर्माण होता है उसे उपभाषा कहते हैं। लिख लोगे इतना? ठीक है, देखो भारतीय साहित्यकार एक व्यक्ति है, भारतीय साहित्यकार डॉक्टर धीरेन्द्र, डॉक्टर धीरेन्द्र। ठीक है, एक तो ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, क्वेश्चन में कई बार आ चुका है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। और दूसरा ये जो व्यक्ति है 18 बोलियों को मिलाकर, 18 बोलियों को मिलाकर ये व्यक्ति जो है 18 बोलियों को मिलाकर, ठीक है, बोलियों को मिलाकर 5 उपभाषा बनाया। ठीक है, 5 उपभाषा वर्गों का निर्माण किया। ठीक है, 5 उपभाषा। ठीक है, 5 उपभाषा का निर्माण किया है, याद रहेगा। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 18 बोलियों को मिलाकर 5 उपभाषा का निर्माण कर दिया। ठीक है, और प्राचीन साहित्यकार एक व्यक्ति थे जिसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने 17 बोलियों को मिलाकर, 17 बोलियों को मिलाकर, 17 बोलियों को मिलाकर कितने? 5 उपभाषा का निर्माण किया, 5 उपभाषा का निर्माण किया। ठीक है, अभी एक एक करके मैं बता दूंगा। ठीक है, उपभाषा लिख लो। उपभाषा कौन कौन सी है, ये पॉइंट अलग रहेगा। ठीक है, उपभाषा लिखो आप। चलो मिटा दे रहा हूं मैं इसे, ये पॉइंट भर याद रखना है ना। उपभाषा, उपभाषा। ठीक है, उपभाषा पहला जो है पश्चिमी हिंदी। पहला क्या है? पश्चिमी हिंदी। पहला क्या है? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, दूसरा लिख लो। दूसरा क्या है? दूसरा है पूर्वी हिंदी। दूसरा क्या है? पूर्वी हिंदी। दूसरा क्या है? पूर्वी हिंदी। तीसरा लिखो। तीसरा जो है वो क्या है? राजस्थानी। तीसरा क्या है? राजस्थानी। ठीक है, ठीक। चौथा लिखो। चौथा कौन सा है? चौथा है बिहारी। चौथा क्या है? बिहारी। पांचवा लिखो पहाड़ी हिंदी। पांचवा क्या लिखोगे? पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली। ठीक है, 5 बोलियां बता रहा हूं मैं आपको, ये उपभाषा है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं? बोलियां। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं? तो खड़ी बोली एक तो हो गया, खड़ी बोली एक तो हुआ, खड़ी बोली। ठीक है, दूसरा जो होगा वो होगा क्या? बुंदेली। दूसरा क्या है? बुंदेली। ठीक है, एक एक करके लिखते चलना। बुंदेली। तीसरा क्या है? हरियाणवी। हरियाणवी, या तो इसी को हम बोला जाता है बांगरू करके बोल दिया जाता है, तो बांगरू भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में ब्रजभाषा और कन्नौजी। एक है ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, और एक है कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी। ये समझ में आया? 1 2 3 4 और 1 5 6 किसमें? पश्चिमी हिंदी में बोलियां चले गई। ठीक है, याद रखना मैं गिनवाते जा रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने हैं? पश्चिमी बोलियां कितनी है? पश्चिमी हिंदी में बोलियां कितनी है? 5 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो 3 बोलियां हैं, 3। ठीक है, तीनों बता दे रहा हूं कौन कौन सी है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली
और एक है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब राजस्थानी में जो है वो 4 है। बोलियां कितनी है राजस्थानी में? 4 है। पहले का नाम मालवी, पहले का नाम मालवी, दूसरे का नाम मारवाड़ी, दूसरे का नाम मारवाड़ी। ठीक है, अच्छे से लिखना, समझते हुए लिखना, गड़बड़ होगा कहीं पे तो देख लेना, बार बार देख लेना, मगर कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कहीं पे। ठीक है, मारवाड़ी, मेवाती, मेवाती। ठीक है, मेवाती के बाद आप लिखोगे जयपुरी। ठीक है, जयपुरी, जयपुरी। ठीक है, देखो मालवी तो दक्षिणी साइड बोली जाती है ना, मालवी जो है, और पश्चिमी दक्षिणी साइड मारवाड़ी लैंग्वेज को बोली जाती है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में मेवाती लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, तो चलो अब बिहारी। बिहारी में कितने? 3 हैं, 3 बोलियां हैं, 3 बोलियां। 3 बोलियां कौन कौन सी है? भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी पहला तो है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, पहाड़ी हिंदी में 3 है बोलियां। पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां। पूर्वी पहाड़ी, कौन सी? पहला पूर्वी पहाड़ी। ठीक है, ठीक, कौमा। दूसरा मध्य पहाड़ी, दूसरा मध्य पहाड़ी। ठीक है, तीसरा पश्चिमी पहाड़ी, तीसरा पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, तीसरा क्या है? पश्चिमी पहाड़ी, ये याद रखना। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो समझ में आया? उपभाषा 18 बोलियों को मिलाकर 5 उपभाषा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया था निर्माण। 17 बोलियों को मिला के 5 उपभाषा का निर्माण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ये आपकी क्या है? उपभाषा, और ये क्या है? बोलियां। ठीक है, ये याद रखना। चल, इसके बाद में मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में आते ही आते हैं हर साल। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो, हिंदी की पहली कहानी, पहला पॉइंट ये महत्वपूर्ण तथ्य में। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य आप हेडिंग ही डाल लेना। ठीक है, हिंदी की पहली कहानी, पहला पॉइंट क्या बता रहा हूं? हिंदी की, हिंदी की, हिंदी की पहली, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली कहानी। सोचो कौन क्या है? तो इंदुमती, याद रहेगा क्या? इंदुमती। ठीक है, इंदुमती। ठीक है, लेखक कौन है? किशोरी लाल है। लेखक कौन है? लेखक कौन है? किशोरी लाल। लेखक कौन है? किशोरी लाल। ठीक है, कौन है लेखक? किशोरी लाल। कौन है लेखक? किशोरी लाल। ठीक है, लिख लेना किशोरी लाल। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी का, हिंदी का, हिंदी का पहला, पहला उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास। ठीक है, हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? तो परीक्षा गुरु, याद होगा क्या? परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। ऐसे 10 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा गुरु। लेखक कौन है? लेखक भी बता देता हूं। लेखक, लेखक का नाम लिखो। ठीक है, श्रीनिवास दास। क्या बताया मैंने? श्रीनिवास, श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट आगे बढ़ो। ठीक है, हिंदी का, हिंदी की आदि कवित्री किसे कहा जाता है? हिंदी की आदि कवित्री, हिंदी की आदि
कवित्री। हिंदी की आदि कवित्री किसे कहा जाता है? कवित्री। हिंदी की आदि कवित्री किसे कहा जाता है? तो याद रखें, हिंदी की आदि कवित्री मीरा को कहा जाता है। किसे? मीरा। मीरा। हिंदी की आदि कवित्री किसे कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। ठीक है। हिंदी की आधुनिक मीरा, हिंदी की आधुनिक आधुनिक मीरा, हिंदी की आधुनिक मीरा, हिंदी की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। किसे? महादेवी, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। याद रहेगा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में हम आगे बढ़े। प्रथम सूफी कवि, हिंदी की प्रथम सूफी कवि, हिंदी की प्रथम सूफी कवि। याद रखना, हिंदी की प्रथम सूफी कवि, सूफी कवि, सूफी कवि, हिंदी की प्रथम सूफी कवि किसे कहा जाता है? तो आसाइद को कहा जाता, आसाइद। ठीक है, आसाइद, है ना। और एकांकी, हिंदी की प्रथम एकांकी, हिंदी की प्रथम एकांकी, एकांकी, हिंदी की प्रथम एकांकी किसे कहा जाता है? तो एक घूंट, एक घूंट होगा, आपको पता होगा। ठीक है, एक घूंट। सब चीजें बहुत अच्छे से याद रखना भैया, है ना। एक घूंट। ठीक, लेखक कौन है एक घूंट के? तो बहुत ही प्रचलित है, तो सबको पता, जयशंकर प्रसाद। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रहेगा, जयशंकर प्रसाद। हिंदी का पहला समाचार पत्र, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप ये जो पॉइंट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र, ठीक है, कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, 1826। चलो मैं बता दे रहा हूं, 1826, मगर कौन सा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ठीक है, अब मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्वेश्चन रोज देता रहूंगा, तो इससे थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ भाई आप पढ़ रहे हो, ये तो पता हो। ठीक है, तो हिंदी का पहला राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। ठीक है, हिंदी का पहला राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप बहुत विशेष रूप से आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीजें समझा रहा हूं। जिन लोगों ने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, वो एक बार फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तभी जाके आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएगा। और जितने भी अपकमिंग पेपर हैं, जितने भी पेपर होने वाले हैं, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा ये हिंदी का लेक्चर। ठीक है, 15 दिन के अंदर पूरा समाप्त हिंदी। कल हो सकता है कि मैं आपको संधि पढ़ाऊं। ठीक है, 2 दिन आपकी हिंदी की क्लास, 2 दिन एमपीजीके की क्लास, और 2 दिन किसकी क्लास रहेगी? प्रबंधन, मैनेजमेंट की क्लास। जितने भी अभ्यर्थी अभी अनुग्रह आईएएस एकेडमी को फॉलो नहीं किए हैं, तो आप फॉलो कर लीजिए। जितने भी आपके परिचित के लोग हैं, उन्हें आप शेयर कर दीजिए। जितने, अगर जो व्यक्ति स्टार्टिंग में जुड़ता है वही व्यक्ति फायदा उठा पाता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति आता है, थोड़ा देखता है, स्किप मार के चला जाता, तो वो जिंदगी में स्किप मार रहा है, वो वीडियो की स्किप नहीं मार रहा, अपनी लाइफ से स्किप मार रहा है वो। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करो, जबरदस्त पढ़ाई करो, जिंदगी ऐसी जियो कि मजेदार हो जाए। जिंदगी को एक फटीचरों की तरह जीने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो महाकाव्य किसे कहा जाता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, महाकाव्य, महाकाव्य क्या है, किसे कहा जाता है? तो किसी के जीवन का विस्तृत वर्णन हो, जीवन से जीवन, जीवन मतलब समझ, जीवन से मृत्यु तक का कम से कम 8 अध्याय उसमें होने चाहिए। जीवन से लेकर मृत्यु तक का व्याख्यान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, मगर अध्याय कितनी होनी चाहिए? 8 अध्याय होनी चाहिए। ठीक है, अब खंड काव्य किसे कहते हैं? देखो, महाकाव्य समझ में आ गया, अब खंड काव्य बताओ। खंड काव्य, ठीक है, खंड काव्य, खंड काव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य को क्या बताया?
किसी के जीवन का विस्तृत वर्णन हो, जीवन से मृत्यु तक का, उसमें कम से कम 8 या उससे कम अध्याय हो। इसी में आप क्या कर लो, खंड काव्यों को कैसे समझ लो, जीवन से संबंधित किसी एक घटना, 8 से कम अध्याय हो सकते हैं बोला हमने। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। ठीक है, क्या बताया? दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। और आपको याद भी होगा, ठीक है। प्रारंभिक तौर पर अगर देखा जाए तो महाभारत में कितने अध्याय थे? 8800 अध्याय थे प्रारंभिक दौर में, जिस क्या नाम से जाना जाता था? जय संहिता के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, जब ये 24,000 अध्याय में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जब ये 24,000 में अध्याय में कन्वर्ट हो गया, तब इसे हमने क्या बोला? भारत बोला। क्या बोला इसे? भारत। अब इसकी कितने अध्याय हैं टोटल? तब जाके इसे हमने महाभारत बोला। तो 1 लाख श्लोक, ध्यान रखना, कितने लाख श्लोक? 1 लाख श्लोक है, तब जाके हमने इसे क्या बोल रहे हैं? महाभारत बोल रहे हैं। याद रहेगा, महाभारत बोल रहे हैं। ठीक है, अगर रामायण को देखा जाए तो रामायण की श्लोकों की संख्या, तो लिख देता हूं, इसे भी थोड़ा सा समझा देता हूं रामायण को। ठीक है, रामायण की श्लोक की संख्या प्रारंभिक तौर पर कितनी थी? तो 6000। कितनी थी? 6000। स्टार्टिंग में, प्रारंभ में 6000, 6 से फिर 12000 में कन्वर्ट हुआ। 12000 में जो अभी है वो कितना है? 24000। याद रहेगा 24000 है। ठीक है, एक रात्रि में लिखी गई रामायण, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कौन सी है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, एक एक करके अच्छे से। और महत्वपूर्ण, जैसे हिंदी की पहली गद्यकार कौन है? ठीक है, किसे कहा जाता है? ये भी आप मुझे बताना। ठीक है, पढ़ते चलना, कैसे कैसे आपको चीजें याद हो जाएंगे वो आप देखना। कल जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा क्या? संधि की क्लास। किसकी क्लास? संधि या वर्णमाला। अगर वर्णमाला आप पढ़ोगे तो वर्णमाला में ध्यान रखना मेरे भाई, वर्णमाला को इतने अच्छे से पढ़ेंगे अपन लोग कि एक भी नंबर यहां से स्किप नहीं हो पाएगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। आप भी पहले वर्णमाला को कॉपी किताब में पढ़ लेना, इसके बाद में मेरे से पढ़ना। तो आज का क्लास हमारा समाप्त हुआ। कल हम फिर से एक जबरदस्त क्लास के साथ आपके सामने आएंगे। तो कल जो हमारी क्लास रहेगी वो कौन सी? संधि की क्लास रहेगी या वर्णमाला, दो में से एक रहेगा। हो सकता है वर्णमाला स्टार्ट कर दें, तो कोशिश हमारी है कि वर्णमाला की क्लास स्टार्ट होने वाले हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। स्टार्टिंग से एंडिंग तक, 0 से हीरो लेवल तक का आपको हिंदी इसी में कवर अप करा दूंगा मैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें। जितने भी परिचित के लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे अदर स्टेट के हों, है ना, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है हिंदी का, वो आपको शुरू से लेके अंत तक इसी अनुग्रह IAS एकेडमी चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।